हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हमारा 9th क्लास का चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल आगे के बारे में बात करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पर मैंने आपको एटम्स के बारे में बताया था और पिछली क्लास में हमने आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था और फिर मॉलिक्यूल्स की टाइप्स बताई थी, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, और देन हमने आप लोगों को एटॉमिसिटी के बारे में बताया था बच्चों। चलिए एक बात और करते हैं हम लोग आगे की, यहाँ पर जैसे हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज द एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो देखो ये बात बहुत पहले ही सामने आ गई थी कि छोटे छोटे जो आपके पार्टिकल्स है बेसिकली वो मिल के बेसिकली क्या बनाते हैं, हमारे पास मैटर बनाते हैं। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो और कुछ नहीं होते, वो हमारे पास एटम ही होते हैं। किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो हमारे पास एटम होता है। बट हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, साइंटिस्ट ये बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से कि छोटे छोटे पार्टिकल, जब इतने छोटे पार्टिकल है जो बहुत ही माइन्यूट है, जो नेकेड आई से विजिबल नहीं है, हाउ इट इज पॉसिबल कि वो मिल के पूरा का पूरा आप लोगों के लिए यहाँ पर मैटर बना रहे। तो ये बात समझ में आ गई थी और हमारे पास थे महर्षि कणन और उन्होंने बोला कि जो परमाणु होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मिल के आपस में पूरा का पूरा मैटर बना देते हैं। बट डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस इन्होंने ही इसका नाम दिया एटम का बच्चों। लेकिन उसके बाद में हमारे पास है एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था लेवोइसियर, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से बेसिकली जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो मिल के पूरा का पूरा यहाँ पर मैटर बनाते हैं। और इसी बात को समझाने के लिए इन्होंने हमारे को यहाँ पर कुछ लॉ दे दिए बच्चों, जो कहलाते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं बच्चे, वो कहलाते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहलाते हैं हमारे पास। जिसमें सबसे पहला जो लॉ था हमारे पास that is the law of conservation of mass, और जो सेकेंड लॉ था वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकेंड लॉ हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहलाता है। वैसे तो एक तीसरा लॉ भी है, अभी आपके 9th क्लास में उसका जिक्र नहीं है बच्चों, बट दैट इज द लॉ ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ हमारे पास यहाँ पर जो है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। एक एक करके हम इनके बारे में बताते हैं क्योंकि यही लॉ एस्टैब्लिश करते हैं कि किस तरीके से मैटर की फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर हुई है। तो जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो हम मास क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम लोग यहाँ पर मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बच्चे। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ दैट इज द A plus B and what we get AB। तो ये केमिकल रिएक्शन है। अब जो चीज रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है वही मेरे पास कहलाती है रिएक्टेंट, और दोनों को मिलाकर के जो चीज हमारे पास यहाँ पर बनती है बच्चों वो हमारे पास इधर में क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो रिएक्टेंट साइड में जो हमारे पास मास होता है इन्हीं एटम्स का, प्रोडक्ट साइड में भी इन एटम का मास होता है वो बिल्कुल बराबर होता है, इक्वल होता है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर A मेरे पास यहाँ पर 10 ग्राम है और B मेरे पास अगर मैं 40 ग्राम लेता हूँ तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मेरे पास 50 ग्राम है, और अगर मैं दोनों को प्लस करता तो ये भी मेरे पास क्या है बच्चों 50 ग्राम है। यानी कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, जो मास होता है वो सेम होता है। रिएक्शन के दौरान ना तो ये क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है बच्चों। जो भी पाए प्रोडक्ट बनेंगे उनके अंदर ये मिक्स हो जाता है, उनके अंदर चला जाता है हमारे पास, या जो मेन प्रोडक्ट होता है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये रिएक्शंस होती है। ठीक है, अभी कुछ रिएक्शंस आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, एक्टिविटी है हमारे पास यहाँ पर। उन्होंने बोला टेक वन एग्जांपल ऑफ सेट्स एक्स एंड वाई। उन्होंने बोला कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट हम लोग ले लेते हैं CuSO4, ठीक, और देन उसके बाद हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मतलब कि Na2CO3।
तो हम लोग जब इनकी यहाँ पर रिएक्शन करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सोडियम जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है और फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास यहाँ पर सोडियम सल्फेट की, यानी कि आपका NaSO4 और प्लस में हमारे पास बन जाता है बच्चों यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट CuCO3। तो हमारे पास ये एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो हमारे पास यहाँ पर मिल जाती है। अब हम लोग क्या देखते हैं इस रिएक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में जो मास होता है सेम मास वही होता है, कहीं पर किसी तरह कोई लॉस तो होता नहीं है। हाँ, अब इसको हम यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है बैलेंस जरूर कर देंगे बच्चों यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास रिएक्शन होती है जिसके अंदर फॉर्मेशन हो जाती है कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन करते हैं तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 बनेगा, NaSO4 Na2SO4 और प्लस में हमारे पास यहाँ पर CuCO3 कॉपर कार्बोनेट होता है बच्चों। तो ये रिएक्शन हमारे पास हो जाती है। अब ये क्या है, दिस इज द रिएक्टेंट साइड और दिस इज द प्रोडक्ट साइड। ये रिएक्शन ऐसा ही क्यों बना ये आप लोगों को बेसिकली 10th क्लास में पता चलेगा, फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर मेटल की एक एक्टिविटी सीरीज बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो, जहां पर मैंने बताया था, देखिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है आज आया पता करो। ये मेरे पास मेटल की एक रिएक्टिविटी सीरीज है बच्चों और इस रिएक्टिविटी सीरीज के रिस्पेक्ट से मैं देखता हूँ कि सोडियम मेरे पास ऊपर है और कॉपर मेरे पास नीचे है। तो सोडियम क्या करता है, कॉपर को हटा सकता है कॉपर सल्फेट में से, खुद अटैच हो गया, Na2SO4 की फॉर्मेशन हो गई और कॉपर आपका कार्बोनेट के साथ अटैच होकर के CuCO3 बन गया। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी लॉस नहीं है, बाय डिफॉल्ट बैलेंस इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो बच्चों। तो दिस इज मतलब ये प्रूव करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बच्चों। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर मैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बात करता हूँ तो किसी भी रिएक्शन के अंदर जो भी हमारे पास एटम होता है वो जिस रेशो में होता है या उनका जो एटॉमिक मास होता है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रहता है, डिस्क्रीट रहता है, कांस्टेंट रहता है बच्चों थ्रू आउट द रिएक्शन। तो क्या कहता है आपको ये वाला लॉ, कहता है इन अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में विद रिस्पेक्ट टू देयर मास। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारे पास यहां पर क्या है H2 प्लस में O2 और फॉर्मेशन हो जाती है किस चीज की जी, H2O की, यानी कि वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। ये बात याद रखना। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो देखो हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन के दो एटम, इधर हाइड्रोजन के दो एटम लेकिन ऑक्सीजन का एक ही एटम है। बैलेंस करने के लिए हमें दो लगाना पड़ेगा और वो सबसे आगे लगेगा, तो ऑक्सीजन के दो, ऑक्सीजन के दो, हाइड्रोजन के हो जाएंगे 2 2 जा 4, यहाँ 2 है तो ये 2 2 जा 4 हो गया, कोई समस्या नहीं। एक चीज तो ये। दूसरी चीज हम लोग क्या देखते हैं, वाटर का फार्मूला होता है H2O, यानी इसके अंदर हमारे पास हम देखते हैं 2 हाइड्रोजन है और प्लस में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है बच्चों यहाँ पर। ठीक, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 16 होता है। तो जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो 2 + 16 = 18U, एक तो इसका एटॉमिक मास आता है वाटर का। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की जो रेशियो होती है वो 2:16 होती है विद रिस्पेक्ट टू देयर मास। 2 क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है और 16 क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। मैं आपको एटॉमिक मास निकालना ही बता दूंगा। वैसे तो किसी भी एटम का मास जो होता है वो एटॉमिक मास के बराबर होता है और एटम के ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो उनसे मिलकर के ही हमारे पास यहाँ पर ये बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के कोई भी एटम। बट एटम का जो मास होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही आपका प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है, तो 1 1 बन गया 2। ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन भी हमारे पास 8 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 8 होते हैं, तो 8 और 8 16। तो ये इस तरीके से इनका एटॉमिक मास है। तो इनके जो एटॉमिक मास की जो रेशियो है ना वो 2:16 है, यानी कि हम कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट 1:8 कि अगर वाटर कभी बनेगा तो 1:8 के रिस्पेक्ट से बनेगा। हाइड्रोजन अगर हम 1 ग्राम लेंगे तो ऑक्सीजन 8 ग्राम लेना पड़ेगा, तब वाटर की फॉर्मेशन होगी आपके पास यहाँ पर। अगर आप सोचो कि हाइड्रोजन आपने ले लिया यहाँ पर 1 ग्राम और ऑक्सीजन ले लो 15 ग्राम, तो वाटर नहीं बनेगा। आप इनके नंबर ऑफ एटम भी चेंज कर दोगे तब भी नहीं बनेगा। एटॉमिक मास के हिसाब से अगर आप नहीं लेते तब भी फॉर्मेशन नहीं होगी। एक स्पेसिफिक रेशियो होनी चाहिए। अगर आपको 1 गिलास शरबत बनाना है तो 1 गिलास पानी 2 चम्मच चीनी। अगर आपने 1 गिलास पानी लिया और 1 कप चीनी उसके अंदर डाल दी तो शरबत थोड़ी बनेगा, तो चाशनी बन जाएगी फिर, समझ रहे हो। तो इसकी रेशियो हमारे को यहाँ पर फिक्स होनी चाहिए बिल्कुल।
तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 की रिस्पेक्ट्स में मिलते हैं, तो ही वाटर की फॉर्मेशन होगी। मान लीजिए आपने क्या किया, H2O2 ले लिया। अब H2O2 क्या होता है, हमारे पास ये वाटर नहीं बना, अगर आपने ऑक्सीजन के एटम बढ़ा दिया या फिर इसका बाय डिफॉल्ट मास भी बढ़ गया ना, इसका मतलब डबल हो गए, तो 32 हो जाएगा, ये हमारे पास 1 ही हो जाएगा एक तरीके से जो है, या 2 हो जाएगा बेसिकली, तो 2:32। तो इस बार ये वाटर नहीं बना, जबकि इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये बन गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ब्यूटी पार्लर में यूज होता है, मैनिक्योर पेडिक्योर के अंदर, समझ रहे हो, डेड स्किन को रिमूव करने के, ऊपर की स्किन हट जाती है, ऐसा लगता है नीचे गोरा गोरा सा आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब ब्यूटी पार्लर में तो ऐसा होता है भाई, लेकिन यहाँ पर ये लॉ हमारे पास फुलफिल नहीं होता, इसकी अपनी स्पेसिफिक रेशियो और इसकी अपनी स्पेसिफिक रेशियो है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि एलिमेंट्स ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन विद रिस्पेक्ट टू मास, किसी भी कंपाउंड के अंदर वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। ये नहीं आज आपको वाटर बनाना है और आपके पास हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम है तो आप ऑक्सीजन 8 ग्राम ही लेना पड़ेगा, उसका एटॉमिक मास आपको 8U ही लेना पड़ेगा, बाकी किसी भी कंपाउंड में बचो। अब ये हमारे पास सामने आई चीजें, बट कुछ एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन देने के लिए जो है हमारे पास फिर एक साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था मिस्टर डाल्टन, ठीक है जी, जिनका नाम था डाल्टन, पूरा नाम था उनका जॉन डाल्टन, और उन्होंने कुछ बातें बताई एटम के बारे में, और जो बातें उन्होंने बताई बेटा वो कहलाती है डाल्टन थ्योरी, या फिर डाल्टन ने बताई थी। तो डाल्टन बेसिकली प्रपोज एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने हमारे को यहाँ पर क्या प्रपोज किया, डाल्टन ने दी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और इन्होंने इसके अंदर कुछ कुछ बातें बताई। वो क्या बातें थी, कुछ पोस्टुलेट्स थे, एंड द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड एज फॉलोज, उसके बारे में बात करते हैं। बाकी इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं बच्चों। चलिए तो देखो हम बात करते हैं डाल्टन ने जो आपको थ्योरी दी थी एटॉमिक थ्योरी, उसकी सबसे पहली बात, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, देखिए जो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, सबसे पहली चीज, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। कोई भी मैटर जो होता है वो हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कहने का मतलब है कि कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल हमारे पास यहाँ पर एटम्स कहलाते हैं बच्चों, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि भी एग्जांपल दिया, H2 + O2 वी गेट H2, या कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस O2 वी गेट CO2, ठीक है, ये नॉन मेटल होता, ऑक्सीजन होता है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड बात इन्होंने बोली है, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल। जो एटम्स होते हैं बच्चों वो इंडिविजुअल होते हैं, जिनको अब हम और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। Atoms are individual particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Atoms हमारे पास कैसे होते हैं, इंडिविजिबल, जिसको हम और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। एटम्स हमारे पास इंडिविजिबल होते हैं। देन एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए कोई भी एटम है किसी भी एलिमेंट के, जो है मान लें हम कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, तो उसके जितने भी एटम होंगे उनका एटॉमिक मास भी सेम होगा सारे एटम्स का, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। अगर आपने 10 रुपए के 3 गोलगप्पे खाए, तो जो पहले गोलगप्पे का टेस्ट है वही दूसरे गोलगप्पे का टेस्ट आएगा, ऑब्वियस सी बात है, सेम पानी है, सेम सब कुछ है जो। तो इन्होंने भी ये बात बोली। मान लीजिए कार्बन है, तो कार्बन का एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, तो इसका जो एटॉमिक मास है हमारे पास, वो हमारे पास कितना है बच्चों 12 होता है बेसिकली। तो इसका एटॉमिक मास होता है हमारे पास 12U, तो इसका भी एटॉमिक मास 12 होगा और इसका भी एटॉमिक मास 12 होगा। जब इनका एटॉमिक मास सेम है तो सब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी हमारे पास, बहुत सिंपल सी चीज है। तो ये बात इन्होंने बोली। नेक्स्ट पॉइंट बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। कई बार ऐसा नहीं होता, आप गोलगप्पे खाने जाते, भैया पहले पानी चेक करो, पानी बेकार भैया हम नहीं खा रहे गोलगप्पे। दूसरे के पास गए, हाँ इसका पानी बढ़िया भाई, इसके गोलगप्पे खा रहे हैं, तो उसका पानी टेस्ट है तो गोलगप्पे भी टेस्टी होंगे। यानी कि अलग अलग गोलगप्पों की दुकान पे अलग अलग गोलगप्पों का टेस्ट आ रहा है। यानी अलग अलग एटम्स जो होते हैं एलिमेंट्स के जो है उनका मास भी अलग अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। ये बताने की क्या बात है, तो पता ही है सबको। तो इन्होंने बोला कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट है, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम है, मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कैल्शियम,
ठीक है जी। यहाँ पर हम जो है कैल्शियम ले लेते हैं और यहाँ पर मैंने ले लिया जी आर्गन। तो वो कह रहे हैं इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास दोनों का अलग अलग है बच्चे। ऑब्वियस ही बात है, कैल्शियम जो होता है मतलब हम देखते हैं यहाँ पर कि इनका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक दोनों का अलग अलग होगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, अलग अलग ही होगी। या कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं हम किसी भी तरीके से जो, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारे पास, ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोली कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। एटम्स जो होते हैं कंबाइन होते हैं हमेशा स्मॉल होल नंबर्स में और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है H2O बन गया है, हमारे पास CO2 बन गया है, ठीक है। तो आप ये देखो ना, हमेशा ऐसे तो बनते हैं होल नंबर्स में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। ऐसा तो हुआ नहीं कि हमारे पास CO2 H⁻3O ऐसे बनते हैं कोई कंपाउंड। तो हमेशा ये होल नंबर से मिलकर के ही कंबाइंड होते हैं भाई, समझ रहे हो, हमेशा होल नंबर्स में ही मिलकर कंबाइंड होते हैं। और जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं, तो होल नंबर्स में पाए जाते हैं। जैसे H2, O2, Cl2, कभी ऐसा थोड़ा है H2O, 1.5 ऐसे मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलेंगे। जो मिलेंगे हायर क्लासेस में वो हम आपको बताएंगे, लेकिन वो स्पेसिफिक रीजंस होते हैं और उनका फिर रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, उस तरीके से हम लिखते भी नहीं है, ठीक। चलिए, फिर उसके बाद बोला इन्होंने लास्ट प्रॉपर्टी, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है और आपका जो एटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होते। मान लीजिए आपको वाटर बनाना है तो फार्मूला H2O है। हम कह रहे जी आज ऑक्सीजन छुट्टी पर है, एक काम करते हैं यहाँ पर H2S ले लेते हैं, तो वाटर नहीं बनेगा, यहाँ पर कुछ और बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर वाटर तो नहीं बनेगा। यानी कि एलिमेंट्स भी कांस्टेंट है। दूसरा, अगर नंबर ऑफ एटम्स अगर हम चेंज कर दे, जैसे अगर मैं बात करता हूँ CO2, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और आपने क्या किया यहाँ पर CO ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, जो जहरीली गैस होती है, खतरनाक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो इस समय दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के अंदर है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी उसके अंदर एक गैस है बच्चे, आपको मैं बता दूं। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो अगर हमारी बॉडी में एक बार चली जाती है तो उसका परमानेंट एसोसिएशन होता है हीमोग्लोबिन के साथ। एक बार चली गई तो चली गई, निकलेगी नहीं वो। जबकि CO2 है, ऑक्सीजन, इनका टेम्परेरी एसोसिएशन होता है। हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो बहुत बचपन से पढ़ा हुआ ना कि O2 इनहेल, CO2 एक्सहेल। लेकिन किसी ने बताया कि CO2 इनहेल उसके बाद एक्सहेल कुछ नहीं हो रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी, कि कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल एक्सहेल नथिंग। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपकी बॉडी में एक बार चली गई तो चली गई बच्चों, ठीक है जी। तो क्योंकि इसका परमानेंट एसोसिएशन होता है हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ। तो यानी कि नंबर ऑफ एटम भी फिक्स है और एल्कन तो आपके पास यहाँ पर है ही फिक्स किसी भी एलिमेंट का बच्चों। तो ये बातें बताई डाल्टन ने। लेकिन अब देखो इनके फायदे भी थे। वी हैव सम एडवांटेजेस, कुछ एडवांटेजेस थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। सबसे पहली चीज तो क्या कि एक तो उस जमाने के जितने भी लॉज थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उनका इसके अंदर जिक्र हुआ था। ये बहुत अच्छी बात थी। तो ये एक तो फायदा था, उस जमाने के जितने लॉज थे इसके अंदर इंक्लूड किए गए। दूसरी बात, हमारे पास हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं बच्चे कि इसी के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आया एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज किया, ठीक है जी। तो वही मैं बता रहा हूँ। एक तो इन्होंने क्या किया, जो लॉज थे वो सारे इसके अंदर इंक्लूड करे। फिर इन्होंने एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट यूज किया। और एक बात और, इनकी इन बातों से हमारे को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का भी पता चलता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का भी पता चलता है कि उससे भी कंपाउंड बनते हैं, जैसे कि C6H12O6। तो ये भी हमारे पास एक फिक्स रेशियो में होते हैं। ऐसा नहीं कि 2 एटम वाला ही आपका कंपाउंड बन रहा है, उससे ज्यादा वाला भी बनता है। तो वो भी एक फिक्स रेशियो में होते हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का ही पता चलता है। बट दिक्कत क्या थी, देयर आर सम लिमिटेशंस, या हम कह सकते हैं ड्रॉबैक्स। डाल्टन की कुछ कुछ बातें थी जो थ्योरी की, वो गलत प्रूफ हो गई बच्चों। हमारे पास हम लोग क्या लेते हैं, डाल्टन की कुछ कुछ बातें हमारे पास यहाँ पर गलत प्रूफ हो गई। वो क्या क्या बातें थी, सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने बोला था कि एटम्स जो होते हैं हमारे पास वो इनडिविजिबल होते हैं। ये बात यहाँ पर गलत प्रूफ हो गई है।
क्योंकि हमें पता चला यहाँ पर क्या कि एटम्स डिविजिबल होते हैं भाई, इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। तो ये बात गलत प्रूफ हो गई है। दूसरी बात इन्होंने बोला कि एक ही एलिमेंट के जब दो एटम होते हैं तो उनका एटॉमिक मास सेम होता है, ये बात भी इनकी गलत प्रूफ हो गई। एक्चुअल में होता क्या है, ये देखो मेरे पास कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर मेरे पास यहाँ पर क्या है 6, इस वाले कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है वो भी 6, बट इस वाले कार्बन का जो एटॉमिक मास आता है मेरे पास वो तो आता है 12 और इसका आता है 14। दोनों का एटॉमिक मास जो है हमारे पास अलग अलग है। यानी एक ही दुकान से अगर आप 10 रुपए के 3 गोलगप्पे खा रहे हैं, तीनों का टेस्ट अलग अलग हो सकता है, एक सॉल्ट के साथ, एक बिना सॉल्ट के साथ, एक दही वाले। हो गया ना आपका कहने का मतलब क्या, देखो जैसे मेरे पास यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं 6, इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं 6। और उसके अंदर न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं 6 हमारे पास बच्चों, समझ रहे, इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन भी, सबके अंदर हमारे पास इधर में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो, ठीक है जी, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। लेकिन हमने क्या देखा, कार्बन का एक और एटम है जिसके अंदर हमने देखा प्रोटॉन तो 6 है, इलेक्ट्रॉन तो 6 है, बट न्यूट्रॉन इसके अंदर 8 है। न्यूट्रॉन क्या है 8 है, ऐसा पाया जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, जब किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालते हैं तो बराबर होता है किसके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 6 + 6 = 12 और यहाँ पर 6 + 8 = 14। तो हमारे पास देखिए कि इसका एटॉमिक मास तो 12 भी आ रहा है और इसका 14 भी आ रहा है। तो ऐसे 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 एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो है सेम बट एटॉमिक मास अलग अलग, वही हमारे पास एक दूसरे के क्या कहलाते हैं बच्चों, वही कहलाते हैं एक दूसरे के आइसोटॉप। आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम। और एग्जाम में केडी सर से पढ़ने के बाद नंबर कैसे आएंगे, टॉप, ठीक है जी। तो टॉप मतलब कि नंबर, तो यानी कि इनका नंबर सेम है। कौन सा नंबर, एटॉमिक नंबर 6, बट एटॉमिक मास अलग है। वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप कहलाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट डाल्टन को नहीं पता था, उसने नहीं दिया था, तो इस वजह से इनकी थ्योरी में कुछ कुछ कमियां रह गई थी। देन उसके बाद में एक प्रॉपर्टी और भी थी, इन्होंने बोली, एक पोस्टुलेट था इनका कि दो एलिमेंट्स है, दोनों का एटॉमिक मास हमारे पास यहाँ पर जो है अलग अलग होगा, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टी अलग, लेकिन ये वाली बात भी उनकी गलत प्रूफ हो गई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैल्शियम के बारे में और हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों आर्गन के बारे में। अब देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है 20 और प्रोटॉन भी कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर भी 20 है। और आर्गन का कितना होता है 18 एटॉमिक नंबर। क्यों, क्योंकि इनके अंदर प्रोटॉन 18 है तो ऑब्वियसली बात है एटॉमिक नंबर भी 18 है, इसके अंदर प्रोटॉन 20 है तो एटॉमिक नंबर भी 20 है। लेकिन हम देखते हैं आर्गन के अंदर एटॉमिक जो मास होता है वो कितना होता है 40। क्यों, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं 22 और प्रोटॉन कितने 18, दोनों का सम आ गया 40। जबकि कैल्शियम के अंदर हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन होते हैं 20 और प्रोटॉन भी होते हैं 20, तो एटॉमिक मास कितना आ गया 40, यानी दोनों का एटॉमिक मास सेम है। जबकि उसने क्या बोला था कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम का एटॉमिक मास क्या होगा, अलग अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। लेकिन कई बार ऐसा नहीं था, आप यहाँ पर गोलगप्पे खा रहे इधर जाकर के इस शॉप पर, जो सुबह के टाइम पर तो शॉप खुल जाती है, शाम को आप इधर जाकर के बल्बी नगर में गोलगप्पे खा रहे हैं, अब पता चला कि भैया दोनों का टेस्ट सेम है। क्यों, क्योंकि जो लेबर सुबह वहां बना रही है वही लेबर शाम को वहां बना रही है, हो गया ना, दोनों का टेस्ट सेम। यानी कि कारण क्या है, दो हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, उनका एटॉमिक मास सेम हो सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह का जो चीजें होती है वो ऊपर आइसोटॉप था, ये हमारे पास जिनका इस बार क्या है बच्चों एटॉमिक मास सेम है, इनका एटॉमिक मास अलग था, एटॉमिक नंबर सेम था, इनका एटॉमिक नंबर है बट एटॉमिक मास सेम है। तो यही मेरे पास कहलाते हैं इधर में आइसो बार। आइसो मतलब कि सेम और बार मतलब कि मास। तो ये कॉन्सेप्ट सामने आया आइसो बार वाला, जिसके बारे में डाल्टन ने नहीं बताया, तो इस वजह से इनकी जो थ्योरी थी उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ कुछ बच्चे क्या थे, ड्रॉबैक्स थे।
इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्हाट इज एटम, एटम क्या चीज होती है, एटम कितने बड़े होते हैं, और एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से सिंबल्स है, उनके बात करेंगे बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को टॉपिक पसंद आया हो, आप लोगों को चीजें अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।